अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला गुराल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। आजकल ये रिपोर्ट हर जगह वायरल हो रही है और वजह है कि इमरान खान ने जो अपने ट्विटर अकाउंट यानी है एक्स पर जो वीडियो अपलोड की, उस वीडियो का मेन जो कंटेंट था वो था सकूत डाका यानी द फॉल ऑफ डाका के मतलब। और इसमें ये सवाल उठाया गया कि द फॉल ऑफ डाका यानी जो सकूत डाका हुआ उसका मेन कल्प्रेट जो गद्दार था वो कौन था, शेख मुजीबुर रहमान या फिर जनरल याहिया खान। तो इस पर रियासत पाकिस्तान ने इस बात को काफ़ी सेंसिटिव लिया, जिस पर FIA ने इमरान खान को एक नोटिस भी सर्व किया। और इस पर इमरान खान का जवाब था कि मैं FIA का जो जवाब है वो अपने वकील की मौजूदगी में दूंगा और जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी अपने लायर की मौजूदगी में ही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। इस FIA के नोटिस के मतलब इमरान खान ने कहा कि ये जो तमाम तर इल्ज़ामात FIA ने लगाए हैं ये तमाम तर इल्ज़ामात एब्सोल्यूट नॉनसेंस हैं। जिसके बाद एब्सोल्यूटली नॉट के बाद एब्सोल्यूट नॉनसेंस भी आजकल ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इस तमाम तर कार्रवाई के बाद रियासत पाकिस्तान ने सख्त किस्म का और जारहाना किस्म का रवैया अपनाया। रियासत पाकिस्तान का ऑफेंसिव मोड देखकर, जारहाना रवैया देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत डिफेंसिव मोड में चली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत के समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो भी ये बात कह रहे थे कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट या फिर जो सोशल मीडिया है वो इमरान खान खुद ऑपरेट नहीं करते, एक एक चीज़ को खुद नहीं देखते, बल्कि वो तमाम का तमाम सोशल मीडिया बाहर के ममालिक से ऑपरेट होता है। वो वीडियो जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर अपलोड होती है उसका जो मेन कंटेंट होता है वो है द फॉल ऑफ डाका यानी सकूत डाका के मतलब। और सकूत डाका के मतलब जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है वो आखिर कहती क्या है। यहाँ पर जो मेन सवाल पैदा होता है वो है व्हाट इज़ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और इस रिपोर्ट की हमें ज़रूरत पेश क्यों आई। सिंस 1947 पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक जो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी द ग्रेटेस्ट एवर ट्रेजेडी रूनमा हुई वो है द फॉल ऑफ डाका, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हो गया और पाकिस्तान का एक मशरक़ी हिस्सा पाकिस्तान से जुदा होकर बांग्लादेश बन गया। ये सब कुछ कैसे हो गया और क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा अलमिया हो गया। ये सब कुछ जानने के लिए उस वक्त के सदर पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक कमीशन तश्कील दिया, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो तहकीकात करे इस अलमिये के बारे में और एक जामे और मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को सबमिट करे। और इस जुडिशल कमीशन को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमूदुर रहमान की सदारत में तश्कील दिया गया। उसके वाइस चेयरमैन जस्टिस अनवारुल हक ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके एक मेंबर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तफ़ैलुर रहमान, 2 मेंबर्स बलूचिस्तान हाई कोर्ट से थे और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अल्ताफ कादर उस कमीशन के मिलिट्री एडवाइज़र थे। यानी कि 5 रुकनी कमीशन था जिसने तकरीबन 3 से 4 साल लगाकर एक जामे और मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 300 तक लोगों के इंटरव्यू किए गए, जिसमें पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मिलिट्री जनरल्स जनरल याहिया खान और जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी, और इसमें मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स और इसमें जंगी कैदी जो उस वक्त भारत की कैद में रह चुके थे और जिन्होंने 3-4 साल का अरसा भारत की कैद में गुजारा था, उन तमाम का इंटरव्यू किया गया। और इसके बाद जुडिशल कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स दी कि सकूत डाका के पीछे असल में वजूहात क्या थीं और किसकी क्या गलती थी। उसके बाद जुडिशल कमीशन ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भी दी कि होना क्या चाहिए। और फिर इसी रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल याहिया खान और जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी का पब्लिकली ट्रायल होना चाहिए और कुछ दूसरे जनरल्स और ब्रिगेडियर्स के बारे में भी कुछ ऐसे ही सेम रिमार्क्स थे इस रिपोर्ट के। 1971 में सकूत डाका के बाद जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया, जिसकी तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर कई जगहों पर वायरल होती है, उसमें पाकिस्तान की जानब से जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी और भारत की जानब से जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा शामिल थे। जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दस्तखत किए, उस दस्तखत के नतीजे में पाकिस्तान की तकरीबन 90,000 अफवाज ने सरेंडर कर दिया और उस सरेंडर के नतीजे में पाकिस्तान की अफवाज भारत की जंगी कैदी होकर रह चुकी थी। ये तमाम तर प्रिजनर्स ऑफ वार जो जंगी कैदी थे जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी समेत तमाम तर जंगी कैदी सन 1971 से लेकर तकरीबन 1973 तक और कुछ 1975 तक भारत के जंगी कैदी रहे। और जब ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जो 3 ममालिक के दरमियान बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, इस एग्रीमेंट के तहत इन जंगी कैदियों को रिहा कर दिया गया। और जब इन कैदियों को रिहा किया गया तो इनके साथ साथ जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी को भी रिहा कर दिया गया। और जब जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी पाकिस्तान पहुँचते हैं तो इनसे भी जुडिशल कमीशन अपनी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए उनसे भी इंटरव्यू लेता है, उनसे भी उनके बयानात लेता है, जिसमें जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी का कहना था कि उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया, जो उन्होंने वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर किया, वो उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल याहिया खान के कहने पर किया, जिसमें उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, ही साइंड दैट सरेंडर इंस्ट्रूमेंट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द
देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल याहिया खान। इस कमीशन का पहले जो नाम था वो था वार इंक्वायरी कमीशन, जिससे बाद में तब्दील करके उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनके नाम से, जो उस कमीशन की सदारत भी कर रहे थे, उनके नाम से हमूदुर रहमान कमीशन रख दिया जाता है। जब ये कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो इसकी 12 कापियाँ तैयार की जाती हैं और 12 की 12 कापियाँ बाद में डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं सिवाय एक के, और वो जो एक कापी होती है वो वफाकी हुकूमत को सबमिट कर दी जाती है। वफाकी हुकूमत को जो कापी सबमिट की होती है वो कापी भी खुफिया तौर पर रख दी जाती है, उसे पब्लिकेशन के लिए डिसअलाउ कर दिया जाता है, यानी अपनी आवाम से उस रिपोर्ट को छुपाया जाता है। उस रिपोर्ट के बारे में जब हमूदुर रहमान उस वक्त के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पूछते हैं कि वो रिपोर्ट कहाँ गई है, तो उस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जवाब होता है कि वो रिपोर्ट तो मिसप्लेस हो गई है, गुम गई है, और इस रिपोर्ट को बिल्कुल उसी तरह गायब किया जाता है जिस तरह आजकल के जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं जिन्हें गायब कर दिया जाता है और वो मिलते नहीं हैं, बिल्कुल उसी तरह उस वक्त जो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट थी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, उसे गायब कर दिया जाता है। वो रिपोर्ट जो 23 अक्टूबर 1974 को 5 रुकनी कमीशन की दिन रात की अनथक मेहनत के बाद और न जाने कितने मराहल से गुजरने के बाद तैयार होती है, उस रिपोर्ट को इस तरह गायब किया जाता है कि उसकी कोई खबर नहीं मिलती। और फिर तकरीबन 16 साल बाद द न्यूज़ इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का लोकल अखबार है वो खबर छापता है कि जो रिपोर्ट है जो उस वक्त गायब की गई, उस रिपोर्ट को सीक्रेटली जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में रखा गया है। और फिर साल 2000 में 26 साल बाद, यानी जब ये रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो जाती है उसके 26 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट में, जब परवेज़ मुशर्रफ सदर थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तो ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाती है। और जो रिपोर्ट पब्लिक होती है वो भी मुकम्मल तौर पर पब्लिक नहीं होती, इसका जो कुछ कंटेंट है उसे खुफिया तौर पर रखा जाता है, इसे टॉप सीक्रेट कहकर, यानी वो कंटेंट जो मिलिट्री के मुफाद में नहीं था, जो मिलिट्री को जिससे नुकसान पहुँच सकता था, उस कंटेंट को टॉप सीक्रेट कहकर खुफिया तौर पर रख दिया जाता है। और बाकी का जो कंटेंट मंजर आम पर आता है उसे पाकिस्तान का जो लोकल न्यूज़पेपर है द डॉन न्यूज़, उसने साल 2000 में इसके कुछ कंटेंट को पब्लिश किया, और उसके साथ साथ जो इंडिया टुडे है उसने भी इसके कुछ कंटेंट को पब्लिश किया। इस रिपोर्ट में जो बातें और जो तहकीक छुपाई गई वो तो यकीनन खतरनाक होगी ही, लेकिन जो बातें और तहकीक मंजर आम पर आई वो भी हैरान कर देने वाली थी। इस रिपोर्ट में तहरीर किया गया कि मिलिट्री की जो सियासत में इन्वॉल्वमेंट थी इसने बहुत ज़्यादा काम खराब किया। जो पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्वमेंट की, मुदाखलत की, और ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक मुदाखलत की, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल में रहकर, यानी आइन की पासदारी करते हुए आइन की हद में रहकर ही अपना काम करना चाहिए था। और वहीं पर यह रिपोर्ट तहरीर करती है कि जो पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स थे, जो पाकिस्तान की क़यादत थी, मसलन जनरल याहिया खान और जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी, जो उस वक्त पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के कमांडर थे, जो ईस्ट पाकिस्तान की कमांड कर रहे थे, इन दोनों के बारे में ये रिपोर्ट तहरीर करती है कि ये दोनों जो अशख़ास हैं ये वाइन, वुमेन, लैंड और हाउसेस, इन चीज़ों के पीछे लगे रहते थे, इन्हीं चीज़ों के चक्रों में रहते थे, यानी कि अयाश किस्म के और लापरवाह किस्म के अफराद थे ये दोनों। जनरल याहिया खान को इस रिपोर्ट के मुताबिक अल्कोहलिक यानी कि शराबी आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स होल्डिंग हाईएस्ट पोजीशंस लॉस्ट विल टू फाइट एंड आल्सो लॉस्ट द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी कि जो दीगर पाकिस्तान के जनरल्स थे, जो पाकिस्तान के दीगर छोटे रैंक्स के जनरल्स थे, उन्होंने भी लड़ने से मना कर दिया और अपने हथियार डाल दिए, और उन्होंने अपनी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस थी उसे जूते की नोक पर रखा। इसी रिपोर्ट में लिखा गया कि जनरल AK न्याजी ने बांग्लादेश बनने से पहले ईस्ट पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हकूक़ की पामाली और ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री फेलियर की बुनियादी ज़िम्मेदारी जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी पर आती है, लेकिन जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी ने इस बात को डिनाई किया और कहा कि मैंने ये सरेंडर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, यानी उस वक्त जो पाकिस्तान के सदर थे जनरल याहिया खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उनके कहने पर मैंने सरेंडर किया। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तर फेलियर की ज़िम्मेदारी जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी और जनरल याहिया खान दोनों पर डाल दी गई। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि अथॉरिटी रिस्टोर करने में या रजीम चेंज करने में जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस में ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नाजायज़ किलिंग्स हुई। वहाँ इंटेलेक्चुअल्स को, सिविलियंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, सिविलियन ऑफिसर्स को बेदर्दी से मारा गया और इसके बाद इनकी मैस ग्रेव्स बनाई गई और लिखा गया कि बड़े पैमाने पर रेप इंसिडेंट्स भी हुए हैं।
इस रिपोर्ट में अयूब खान के दौर का भी जिक्र किया गया, जब 1958 के बाद ईस्ट पाकिस्तान में गवर्नमेंट में मुदाखलत शुरू हुई, इंटरफेरेंस शुरू हुई। यानी दिस रिपोर्ट टॉक्स सो मच अबाउट इनकम्पिटेंस, करप्शन एंड इंटरफेरेंस इन सिविल गवर्नमेंट। और इसके बाद जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, इन सब के बारे में भी इस रिपोर्ट में लिखा गया। और इसके बाद जो इस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दी गई, इनमें कहा गया कि जनरल याह्या खान का पब्लिकली ट्रायल होना चाहिए। फिर 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स जिनके नाम भी दिए गए, और उनके साथ साथ 3 ब्रिगेडियर जनरल्स भी, इन सब का पब्लिकली ट्रायल होना चाहिए। और ये भी रेकमेंड किया गया कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को और आईन पाकिस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रिस्टोर होना चाहिए। और जब साल 2000 में ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आती है, तो इस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर आए हुए 26 साल हो जाते हैं। और इस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद जो पाकिस्तानी लोग हैं इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो किरदार हैं जिन्होंने बांग्लादेश को अलहदा किया और ईस्ट पाकिस्तान को हमसे अलहदा किया, उन तमाम का मुहासबा होना चाहिए और उन तमाम को इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए, उनका पब्लिकली ट्रायल होना चाहिए। लेकिन जब ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आती है तो इसको 26 साल हो चुके होते हैं, और इन 26 सालों में जो जनरल याह्या खान है उनका इंतकाल 1980 में ही हो चुका होता है। और इसके अलावा जो दीगर किरदार जो इस वाक़े में मुलव्वस थे, उनमें से भी मैक्सिमम जो नंबर हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल हैं, उनका भी इंतकाल हो चुका हुआ था। यूँ आज 53 साल गुजर चुके हैं बांग्लादेश को बने हुए, और किसी एक शख्स को भी इस बात पर सज़ा नहीं दी गई। और जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि आज भी हम उसी गले सड़े निज़ाम का हिस्सा हैं जिसने पाकिस्तान को दो लख्त किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, व्हेन ही टॉक्ड अबाउट दिस रिपोर्ट, यानी जब उनसे इस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि दिस वाज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डिबैकल, यानी इसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने सियासतदानों और मिलिट्री दोनों पर यकसा तौर पर डाल दी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल याह्या खान के इशारों पर बंगालियों को धोखा दिया और उनके इलेक्शन को चोरी करके जमहूरियत पर शब खून मारा। लेकिन जब जनरल बाजवा का टन्योर था तो जनरल बाजवा ने एक बयान दिया इसी बारे में, द फॉल ऑफ ढाका के बारे में, कि ये मुकम्मल तौर पर सियासतदानों की नाकामी है। यानी उन्होंने इसको सियासतदानों की नाकामी करार देते हुए इसमें से जनरल याह्या खान, जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी और दीगर मिलिट्री पर्सनल्स को बरी ज़ुम्मा करार दे दिया, जो इस चीज़ का इशारा करता है कि आज 53 साल बाद भी, बल्कि जनरल अयूब खान के दौर से लेकर आज तक हम बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हैं। हमने अपने गिरबान में नहीं झांका, हमने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जहनीत बिल्कुल वही की वही है जो आज से 53 साल पहले की थी। इमरान खान के हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर ट्वीट करने का मकसद आज से 53 साल पहले का पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना और आज का पाकिस्तान साल 2024 का पाकिस्तान, इन दोनों का मुवाजना करना था। लेकिन क्या ये मुवाजना करना सही है और क्या ये मुवाजना किया जा सकता है? इसमें मेरी अपनी पर्सनल राय के मुताबिक 100% मुवाजना तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक किया भी जा सकता है। उस वक्त भी एक सियासी जमात जो इलेक्शन बड़े पैमाने पर जीत चुकी थी, अवाम ने उस सियासी जमात को अपनी नुमाइंदगी के लिए चुना। लेकिन पाकिस्तान के स्क्रिप्ट राइटर्स ने उस वक्त भी अपनी मर्ज़ी से स्क्रिप्ट चेंज करना चाहा और अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जो 167 सीट्स जीत चुकी थी, इस जमात को दीवार के साथ लगाया और कई दिनों तक असम्बली का इजलास ना होने दिया गया। और फिर सिर्फ महज 88 सीटें जीतने वाली जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी को इक़्तिदार सौंप दिया गया। बिल्कुल इसी तरह 2024 के जनरल इलेक्शंस में जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बावजूद मैसिव रिगिंग के, बदतरीन धांधली के बावजूद अक्सरियत हासिल की और अवाम की नुमाइंदगी पर डाका डालकर इक़्तिदार उस पार्टी के हवाले कर दिया गया जो इलेक्शन बुरी तरह हार गई, जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन उस वक्त के हालात का और आज के हालात का एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि उस वक्त एक अलहदगी की मूवमेंट चल पड़ी थी। उस मूवमेंट में फिर हमारी अपनी कलेक्टिव गफलत और ब्लंडर्स के साथ साथ हिंदुस्तान और मुक्ति बाहिनी का किरदार भी फरामोश नहीं किया जा सकता। यानी उस मूवमेंट में डायरेक्ट हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी शामिल थी, जिसे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बांग्लादेश के एक दौरे में एडमिट कर चुके हैं। लेकिन आज कोई भी पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि सब पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, आईन पाकिस्तान 1973 पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं, शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं और सबसे अहम ये कि सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इन तमाम बातों पर अमल दरामद हो गया तो पाकिस्तान यकीनन बेहतरी की जानब जा सकता है। बात तो सिर्फ इतनी सी है
कि कुछ लोगों को अपनी ज़िद छोड़नी होगी और अपने ईगो को एक साइड पर रख कर पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।